बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक मेरा ख्याल है कि हर ज़िम्मेदार की मुश्किल को बयान करेगा, क्योंकि ज़्यादातर फार्मर यही सोचते हैं कि यार हम इतनी खादें इस्तेमाल करते हैं, उसके बावजूद हमारी फसल उस टाइप की नहीं होती जितना हमारा ख़र्चा हो जाता है। ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है और अगर हर फार्मर इस मसले को समझ ले कि बुनियाद क्या है, हम गलती कहाँ पर कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो अपनी फसलों की जो पैदावार है उसको 50% से ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकता है। इस वक्त जो हमारा सर्वे चल रहा है उसके मुताबिक जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो इंतहाई ख़तरनाक होते हैं कि हम अपनी डाली गई खादों का 80% ज़ाया करते हैं। मतलब अगर आपने एक बैग DAP का डाला और आपने उसके ऊपर 10,000 रुपये ख़र्च किए हैं, तो आप सिर्फ 2,500 रुपये की खाद इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी 7500 रुपीज़ आपके ज़ाया हो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है। फिर बाज़ औक़ात बाज़ ज़मीनें, बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे आप सेम फसल काश्त करते हैं, एक ज़मीन के अंदर रिज़ल्ट कुछ और आ रहा है, दूसरी ज़मीन के अंदर रिज़ल्ट कुछ और आ रहा है। तो बुनियाद क्या है, इस चीज़ को समझना मेरा ख्याल है कि हर फार्मर की ज़रूरत है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 पॉइंट्स और उनके हल ऐसे बताऊंगा कि जिनको अगर आप गौर से समझें और अमल करें तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर, आने वाले सालों के अंदर आपकी ज़मीन इतनी ज़रख़ेज़ हो जाएगी कि आप लोग मुझे ज़रूर इंशाल्लाह दुआएं देंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली। आप मेरे साथ हैं फार्म चैनल पे, मेरे साथ रहिएगा। जो 3 पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ जिक्र करना चाहता हूँ, सबसे पहली चीज़ होती है ऑर्गेनिक मैटर, दूसरी चीज़ होती है हमारी ज़मीन के अंदर बैक्टीरिया का मौजूद होना, तीसरी चीज़ होती है हमारी ज़मीन के pH लेवल। अब इन 3 पॉइंट्स को किस तरीके से ठीक करना है, आइडियल सिचुएशन क्या होती है, ये मैं आने वाले हिस्से के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले चीज़ आप अपने माइंड के अंदर ये क्लियर कर लें कि जिस ज़मीन के अंदर ये तीनों चीज़ें परफेक्ट हालत के अंदर मौजूद नहीं हैं, वो ज़मीन लैंड तो कहला सकती है लेकिन सॉइल नहीं कहला सकती। मतलब वो एक आम ज़मीन है, जैसे कमर्शियल लैंड होती है, वो एक ज़रख़ेज़ ज़मीन नहीं है। अब ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर आप समझ लें कि वो बुनियादी चीज़ है जो हमारी ज़मीन को नरम करता है, हमारी ज़मीन के अंदर मौजूद बैक्टीरिया को अपनी परवरिश करने, अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए एक आइडियल माहौल प्रोवाइड करता है, आपकी ज़मीन को आपके प्लांट के लिए और उनकी जड़ों के लिए पोरस बनाता है, नरम बनाता है, उनको दूर दूर तक फैलने में मदद करता है। ये वो बुनियादी चीज़ है कि जो अगर मुनासिब तादाद में ना हो तो आपकी खादें अवेलेबल नहीं होती। अब मुनासिब तादाद क्या है? मुनासिब तादाद होती है कि आपकी ज़मीन का 2% हिस्सा ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर मुश्तमिल हो। लेकिन आपको ये सुन के हैरानी होगी कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर ज़मीनों का सिर्फ 0.5% जो सा है वो ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर मुश्तमिल है, बाकी सारी की सारी हमारी बंजर ज़मीन होती है, जिसकी वजह से हमारी खादें ज़ाया हो जाती हैं। अब इस ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाया कैसे जा सकता है, मैं आपके सामने एक सिंपल कैलकुलेशन करता हूँ कि ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाने के लिए आपको ग्रीन मैटर चाहिए होता है। ग्रीन मैटर को अगर आसान लफ्ज़ों में हम कहें तो सब्ज़ मादा या सब्ज़ चारा या हमारी फसलों की बाकियात। अब अगर आपको अपनी ज़मीन के अंदर सिर्फ 1% ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाना है, तो आपको पता है कि आपको ग्रीन मैटर कितना चाहिए? आपको कम से कम 45 टन ग्रीन मैटर चाहिए, जिससे आपकी ज़मीन का 1% ऑर्गेनिक मैटर ऊपर जाएगा। हम लोग समझते हैं कि यार मेरे पौधों की जड़ें तो ज़मीन के अंदर शामिल हो रही हैं, उससे ऑर्गेनिक मैटर ऊपर जा रहा होगा, या मैंने कद्दू करेले की जो बेलें थी उनको क्रश कर दिया, उससे ऑर्गेनिक मैटर जा रहा होगा। नो डाउट इससे ऊपर जाता है, लेकिन जिस लिमिट तक हमें पहुंचना है वहां तक जाने के लिए हमें ग्रीन मैनोरिंग करनी होगी। ग्रीन मैनोरिंग क्या होती है कि आपको गर्मियों के अंदर कोई 2 से 3 महीने ऐसे चाहिए कि जिसके अंदर आप अपनी ज़मीन के अंदर जंतर, मकई, जवार, बाजरा, इस किस्म की चीज़ें जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, बहुत ज़्यादा सब्ज़ मादा है, उनको अपनी ज़मीन के अंदर काश करें, उनकी हाइट को 4 से 5 फुट तक जाने दें, उनको सब्ज़ हालत के अंदर अपनी ज़मीन के अंदर क्रश करें और ये प्रैक्टिस हर साल करें। क्योंकि एक मज़े की बात आपको बताऊं कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से जब यहाँ पे गर्मी बढ़ रही है तो ऑर्गेनिक मैटर जलता है। आपने ऐसा नहीं है कि 1% ऑर्गेनिक मैटर आप ऊपर ले गए तो 1% वो कायम रहेगा, बल्कि हमारी मौसमियाती तब्दीली की वजह से, कीमियाई खादों के इस्तेमाल की वजह से ऑर्गेनिक मैटर ज़ाया भी हो जाता है। तो आप ये प्रैक्टिस हर साल रहनी चाहिए
मैंने जहाँ पे सितंबर के अंदर खीरा टनल के अंदर लगाना है, वहाँ पे मैंने पहले जंतर काश किया और उसको हमने ज़मीन के अंदर क्रश करके उसको अब अच्छी हालत के अंदर कर लिया है, उसको रूटावेट कर लिया है और उसको गलने सड़ने का टाइम दे रहे हैं। जिन लोगों ने लहसन की काश करनी है, जिन लोगों ने आलू की काश करनी है, मतलब अच्छी क्रॉप या टनल फार्मिंग सर्दियों के अंदर जाकर करनी है, बेस्ट टाइम होता है कि आप 1.5 से 2 महीने के लिए जंतर, मकई, ज्वार, बाजरा इनका मिक्स करके छटा दें अपने खेत के अंदर। जब वो 4 से 5 फुट का हो, नरम हालत के अंदर हो, तो उसको ज़मीन के अंदर क्रश कर दें। उससे इंशाल्लाह हर साल अगर आप 1% भी ऊपर जाते हैं तो एक अच्छी ज़मीन आप पैदा कर सकते हैं। अगली यहाँ पे तो आ गई ऑर्गेनिक मैटर की बात। अगली चीज़ आ जाती है कि बैक्टीरिया आपकी ज़मीन को कितना चाहिए। अब मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। हम लोग अपनी ज़मीन के अंदर सल्फ़र इस्तेमाल करते हैं ज़मीन को नरम करने के लिए। अगर हम ऑर्गेनिक मैटर यूज़ कर लेते हैं तो उससे हमारा सल्फ़र का इस्तेमाल कम हो जाता है। लेकिन सल्फ़र पौधे की खुराक भी है और आपको पता है कि पौधे की खुराक के तौर पे सल्फ़र अवेलेबल फॉर्म नहीं है। जब तक सल्फ़र सल्फेट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं होती तब तक आपका पौधा उसको खुराक के तौर पर नहीं ले सकता। और जब सल्फेट फॉर्म में वो अवेलेबल होती है, आपके पौधे की शाइन बढ़ जाती है, आपके पौधे का जो फल होता है उसका साइज़ इंक्रीज़ होता है और उसके ऊपर चमक आ जाती है। सल्फर को सल्फेट फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए हमारी ज़मीनों के अंदर 1 महीना लग रहा है। मतलब जो सल्फर आपने 1 महीना पहले डाली थी उसके असरात खुराक के तौर पे ज़मीन के अंदर पानी जज़ब करने की सलाहियत तो फौरी तौर पे बढ़ जाती है क्योंकि वो तेज़ाबी है, लेकिन उसकी अवेलेबल फार्म मतलब सल्फेट फार्म के अंदर आने के लिए उसको 1 महीना लग रहा है। आपने अगस्त में डाली है तो आपको सितंबर के अंदर जाके उसके रिजल्ट मिलेंगे। उसकी वजह यह है कि हमारी ज़मीनों में बैक्टीरिया की पूरी तादाद नहीं है। तो अपनी उस तादाद को बढ़ाने के लिए आपको ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाना है। फिर उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर भी और दुनिया के बाकी ममालिक के अंदर भी आपको बैक्टीरिया का कल्चर मिल जाता है। जैसे वेस्ट डिकम्पोजर एक बहुत ही मशहूर चीज़ है। तो अपनी ज़मीनों के अंदर बैक्टीरिया की तादाद को बढ़ाने के लिए बैक्टीरिया का यूज़ करें और ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाएं। ऑर्गेनिक मैटर हमने बढ़ा लिया, साथ हम जब बैक्टीरिया का कल्चर शामिल करते हैं तो हमारी ज़मीन के अंदर बैक्टीरिया की तादाद खरबों के अंदर बढ़ती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने बैक्टीरिया के अंदर ये सलाहियत रखी है कि वो खरबों की तादाद के अंदर मल्टीप्लाई होता जाता है। एक चीज़ और आप समझ लें कि जब जैसे हम गंदम का कच्चा आटा नहीं खा सकते, हमें उसको रोटी पकानी है उसके बाद हम उसको खा सकते हैं, इसी तरह जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो हमारी खादों को जो जिस हालत में वो हैं, डीएपी को डीएपी की सूरत के अंदर नहीं इस्तेमाल कर सकते, यूरिया को नाइट्रोजन की सूरत के अंदर नहीं इस्तेमाल कर सकते, उसकी अवेलेबल फॉर्म अलग होती है। अब ये जो पौधे के लिए रोटी पकानी है वो रोटी इन बैक्टीरियाज ने पकानी है। अब जितने बैक्टीरिया तादाद में ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा रोटी बनेगी, मतलब उतनी ज़्यादा खाद अवेलेबल फार्म में कन्वर्ट होकर हमारे प्लांट को अवेलेबल हो जाएगी। मैंने डीएपी की मिसाल दी थी कि हम 2500 रुपये की डीएपी इस्तेमाल करते हैं, हमारा पौधा इस्तेमाल करता है, जब हम 10,000 की डीएपी डाल रहे हैं तो अगर बैक्टीरिया की तादाद डबल ट्रिपल हो गई है तो हो सकता है कि आप 5,000 की खाद इस्तेमाल कर रहे हो, आप 7500 की खाद इस्तेमाल कर रहे हो, आपकी खाद उतनी ही रहेगी, उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसी तरह अगली चीज़ आ जाती है आपकी ज़मीन का पीएच लेवल। पीएच लेवल की एक बड़ी ही सिंपल मिसाल होती है इंसानी मैदा। हमारे जो मैदा है उसकी भी एक न्यूट्रल वैल्यू है, जैसे हमारी ज़मीन की है 7.5 पीएच। अब इससे ऊपर अगर हमारे मैदे की पीएच जाएगी या नीचे जाएगी, दोनों सूरतों के अंदर हमें उल्टियाँ भी आएंगी, हमें मोशन भी लग सकते हैं और हमें खाना भी हजम नहीं होगा। ऐसा नहीं होता कि जब हमारे मैदे के अंदर तेज़ाबियत हो जाती है तो हम जितना भी खाना पीना खा रहे हैं सारे का सारा ज़ाया हो जाता है, कुछ इस्तेमाल होता है, ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। तो अगर हमारे मैदे का पीएच लेवल ठीक है तो मैं आधी रोटी खा रहा हूँ, मेरा जिस्म सेहतमंद रहेगा। अगर पीएच लेवल ठीक नहीं है, मैं 4 रोटियाँ खा रहा हूँ और कुछ भी मेरे जिस्म को नहीं लगेगा। ऐसे ही ज़मीन के साथ होता है कि आप खाद डालते हैं, ज़मीन आगे उसको देने के काबिल ही नहीं है, पौधा उसमें से खाने के काबिल ही नहीं है। आपने अपने दिल की तसल्ली के लिए खाद डाल दी लेकिन आपके प्लांट को उसका बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ। पीएच लेवल 7.5 न्यूट्रल होता है, इससे ऊपर जाएंगे 8 तक गुजारा हो जाता है, 8.5 पे जाके मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, 9 के ऊपर जाके मसाइल और बढ़ जाते हैं। इसी तरह अंग्रेज़ का जो मसला है, उनकी ज़मीनों का पीएच लेवल है 4, 5, 6। वो लोग चूने का पानी इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल सोर्स इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनका पीएच लेवल 7.5 के ऊपर आ जाता है। फिर वो जितनी खादें डालते हैं वो अवेलेबल हो जाती हैं। हमारा प्रॉब्लम है अल्कलाइन का, हम चले जाते हैं 8.5 या 9 की तरफ, तो हमें सल्फ़र या इस तरह की और चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं जिनकी तेज़ाबी खुसूसियत हो, उससे वो नीचे आता है क्योंकि हम अल्कलाइन की तरफ हैं। तो ये वो 3 अवामिल हैं जिनको समझना, अपनी ज़मीन के हिसाब से सीखना,
हर फार्मर की बुनियादी ज़रूरत है। हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं स्प्रेज के ऊपर, हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं अच्छे बीजों के ऊपर, हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं अच्छी खादों के ऊपर, लेकिन जिस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए कि मेरी ज़मीन जो मेरी फसल के लिए एक मैदे की हैसियत रखती है, वो कैसे ठीक होगी, इसको हम इंतहाई शदीद तरीके से इग्नोर करते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ मोटिवेशन मिली होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।